हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इस चैप्टर से पहले हमने पार्टनरशिप के कुछ चैप्टर्स स्टडी किए हैं ऑलरेडी। पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो इसके बाद रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु। तो ये चैप्टर जो है ये साझेदार के रिटायर होने या किसी साझेदार की डेथ हो जाने से रिलेटेड है, और उस कंडीशन में अकाउंटिंग किस अकॉर्डिंग किया जाता है या अकाउंट्स का पूरा सिस्टम कैसे मेंटेन किया जाता है वो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम साझेदार की निवृत्ति से, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात करें, जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ देता है, फर्म से परमानेंट छुट्टी ले लेता है या निवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उसे हम साझेदारी से अलग होने की इस कंडीशन को हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते हैं। किसी पार्टनर के रिटायर होने की जो कंडीशन है वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन की ही कंडीशन कहलाती है। सो अगर रेस्ट ऑफ अदर पार्टनर्स फर्म को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, फर्म के थ्रू ही बिज़नेस को आगे और रन करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, यानी जो ओल्ड पार्टनरशिप डीड है वो कैंसिल होकर न्यू पार्टनरशिप डीड क्रिएट किया जाता है उस कंडीशन में। ठीक है, तो अगर सारे साझेदार यानी पार्टनर्स पहले से ही, यानी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसी टाइम अगर वो रेशंस डिसाइड कर लेते हैं और पार्टनरशिप डीड में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो कोई भी पार्टनर अपने रिटायरमेंट के टाइम उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिटायर हो सकता है और उसका पेमेंट भी उसी अकॉर्डिंग होता है। एंड ये ज़रूरी है कि कोई पार्टनर अगर रिटायर होना चाहे तो उसे बाकी पार्टनर्स का कंसेंट लेना इसेंशियल रहता है। ओके, सो अब रिटायरमेंट के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, किन कंडीशंस में एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है, उन कंडीशंस के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई पार्टनर अगर वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज में है और वो वर्क करने में खुद को अनेबल फील कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। या परमानेंट कोई डिसीज़ हो, पर्सन अगर परमानेंटली अगर वो अस्वस्थ चल रहा है या वर्क करने में इनकेपेबल है, तो रिटायर हो सकता है एक पार्टनर। आपस में अगर कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं पार्टनर्स के बीच में और कोई सेटलमेंट नहीं हो पाता है प्रॉपर, तो ऐसी कंडीशन में भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से अलग हो सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। अगर अपनी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के वो दूसरा बिजनेस सेपरेटली ओपन करना चाहता है या किसी और फर्म को ज्वाइन करना चाहता है, तो भी पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। अगर पार्टनर की मेंटल कंडीशन अनसाउंड है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो उस दशा में, उस कंडीशन में भी वो रिटायर हो सकता है। फर्म अगर कंटिन्यूस बेसिस पे फर्म अगर लॉस में चल रही है, लॉस हो रहा है फर्म को, तो उस कंडीशन में भी फर्म जो है, फर्म में से कोई पार्टनर जो है रिटायरमेंट ले सकता है। अगर खुद का पर्सनल बिजनेस ओपन करना है तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप फर्म छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म में रहते हुए कोई भी पर्सन अपना पर्सनल बिजनेस रन नहीं कर सकता है। देन इसके अलावा भी और भी कई रीज़न्स हो सकते हैं जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक पार्टनर फर्म को छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी या अच्छा समझता हो। ओके, इसके अलावा ये तो कंडीशन है कि पार्टनर खुद अपनी मर्ज़ी से या अपने विलिंगनेस के साथ फर्म को छोड़ के जा रहा है, बट ये भी हो सकता है कि फर्म में से किसी साझेदार का निष्कासन किया जाए या उसे निकाल दिया जाए, या एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, ये कंडीशन भी हो सकती है। सो ये क्या कंडीशन है या इसमें
किस अकॉर्डिंग एक्सपल्शन किया जा सकता है, निकाला जा सकता है एक पार्टनर को, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। वेरी सिंपल थिंग, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनरशिप डीड क्रिएट किया गया है, अगर कोई पार्टनर उस डीड के अगेंस्ट वर्क करता है तो उस कंडीशन में किसी पार्टनर को फर्म से निकाला भी जा सकता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ऐसे पार्टनर के को निकालने के लिए सबसे पहले उसे एक राइटिंग नोटिस यानी नोटिस दिया जाता है रिटन फॉर्म में, सो दैट जो जिस पार्टनर को निकाला जा रहा है फॉर्म में से उसको रीज़न पता चल सके कि किन रीज़न से उसे निकाला जा रहा है फॉर्म से। ओके, सो एक्सपल्शन जो है बेसिकली इसे रिटायरमेंट नहीं बोला जा सकता है, बट उसको निकालना फर्म के लिए इसेंशियल होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि साझेदारों की ग्रुपिंग हो जाए और वो एक किसी पार्टनर को ज़बरदस्ती बिना किसी मतलब निकाल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी इसेंशियल और बेनिफिशियल फॉर फर्म, यानी फर्म के लिए बेनिफिशियल हो तो ही एक्सपल्शन किया जाना चाहिए किसी पार्टनर का, अदरवाइज़ नहीं। ओके, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि एक्सपल्शन कर रहे हैं यानी एक्सपल्ट कर रहे हैं, किसी पार्टनर को बाहर निकाल रहे हैं, निष्कासित कर रहे हैं तो उसको उसका अमाउंट नहीं पे किया जाएगा या उसका जो भी बैलेंस बनता है, अमाउंट जो बनता है वो उसे नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग जो है वो एक्सपल्शन एंड रिटायरमेंट दोनों ही कंडीशन में सेम वे में ही होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, एक निवृत्त साझेदार की वैधानिक स्थिति क्या होती है या लीगल पोजीशन ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। एक रिटायरिंग पार्टनर का लीगल पोजीशन, लीगल स्टेटस क्या रहता है? तो डेफिनेटली अगर कोई भी पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स के कंसेंट से फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहे तो ले सकता है, और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी पार्टनरशिप डीड में जो भी उन्होंने डिसाइड करके रखा है उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो सकता है फर्म से। यानी जो कंडीशंस उन्होंने डिसाइड कर रखी है पार्टनरशिप डीड में कि कोई पार्टनर किस अकॉर्डिंग रिटायर हो सकता है या रिटायरमेंट के क्या क्या कंडीशंस हैं, तो उन्हीं कंडीशन के अकॉर्डिंग पार्टनर रिटायर हो सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल यानी कि जो ऐच्छिक साझेदारी है, उस साझेदारी में पार्टनर राइटिंग इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन राइटिंग फॉर्म में देकर और रिटायर हो सकता है। ठीक है, देन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में किसी भी टाइप का कोई चेंज अगर होता है, लाइक कोई न्यू पार्टनर को एडमिट करना या रिटायरमेंट या डेथ, इन सब कंडीशंस में जो पार्टनरशिप है वो एंड हो जाती है। और अगर बाकी के पार्टनर्स आगे और कंटिन्यू करना चाहते हैं फर्म को, तो वो वापस से न्यू फर्म क्रिएट करते हैं यानी फॉर्मेशन करते हैं न्यू फर्म का। पार्टनरशिप एंड हो जाती है डजंट मीन कि पार्टनरशिप फर्म भी एंड हो जाती है। ओके, पार्टनरशिप फर्म के थ्रू बाकी बचे हुए जो पार्टनर्स हैं वो अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, बस उन्हें अपना पार्टनरशिप डीड जो है वो न्यू क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। ओके, यानी एक पार्टनर के रिटायर होने की कंडीशन में बाकी पार्टनर्स जो हैं वो वापस से न्यू पार्टनरशिप डीड क्रिएट करके और अपने पार्टनरशिप बिजनेस को न्यू कंडीशंस के अकॉर्डिंग चला सकते हैं। यानी उनके बीच की जो पुरानी साझेदारी है, पुरानी पार्टनरशिप है, ओल्ड पार्टनरशिप, वो ख़त्म हो जाती है और रिमेनिंग पार्टनर्स जो है न्यू पार्टनरशिप करते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म में से या अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी होता है, एग्जीक्यूटर होता है, उन्हें उनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है या शेयर ऑफ गुडविल है या रिमेनिंग प्रॉफिट का जो पार्ट है
वो लेने का उन्हें राइट रहता है। रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं उन्हें ये रकम देते हैं। ओके, यानी ऐसा नहीं रिटायरमेंट हो गया या डेथ हो गई पार्टनर की तो अब उनको फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है या फॉर्म में से उन्हें कुछ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है यानी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, फर्म की गुडविल का जो उनका शेयर है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या इवन लॉस या जनरल रिजर्व, ये सब जो है इनमें उनका जो भी शेयर बनता है उस पर उनका पूरा पूरा राइट रहता है। देन नेक्स्ट थिंग, अगर लीगल स्टेटस देखें एक रिटायरिंग पार्टनर का तो उसके रहते हुए यानी पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में था उसके रहते हुए जो भी लाइबिलिटीज़ फर्म की है उन लाइबिलिटीज़ के लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। ओके, हालांकि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना शेयर यानी उसका जो प्रॉफिट में पार्ट रहता है वो पार्ट वो बाकी पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइस कर देता है, तो अपने इस सेक्रीफाइस के बदले वो उन लाइबिलिटीज़ से फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो इस तरीके से उसकी लाइबिलिटीज़ जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो बाकी के पार्टनर्स को बांट के जा रहा है, देकर जा रहा है, तो उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बचती है रिटायरिंग पार्टनर की। तो रिटायरमेंट की डेट के बाद ना तो रिटायरिंग पार्टनर का फर्म की एसेट्स पर कोई भी राइट रहता है और ना ही वो फर्म की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या लाइबिलिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ओके, हाँ एक चीज़ और, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म में से तो उसे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित करवानी चाहिए। यानी न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि लोग इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है वो छपवाते हैं कि अब मैं इस फर्म का अब पार्टनर नहीं हूँ तो आज के बाद इस फर्म की किसी भी डीलिंग में मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन पब्लिश करना पड़ती है न्यूज़पेपर में रिटायरिंग पार्टनर को, सो दैट फर्म की किसी भी लाइबिलिटी के लिए कोई उसे रिस्पॉन्सिबल ना ठहराए। ओके, द नेक्स्ट थिंग, अगर कोई पहले का प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड है या जिसे हम बोल सकते हैं जनरल रिजर्व क्रिएटेड है, तो उस कंडीशन में रिटायरिंग पार्टनर या जो डिसीज्ड पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर को उसका शेयर यानी उस प्रॉफिट में से, उस जनरल रिजर्व में से उसका शेयर लेने का भी राइट रहता है। ओके, तो ये तो था लीगल स्टेटस या लीगल पोजीशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। नेक्स्ट थिंग, साझेदार के निवर्तन संबंधी लेखे या साझेदार के निवृत्त होने पर हिसाब की समस्याएं, अकाउंटिंग रिगार्डिंग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो स्टार्ट करते हैं इसे हम। जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो अकाउंटिंग या जो हिसाब किताब है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। तो निवृत्त साझेदार को यानी रिटायरिंग पार्टनर को इसेंशियल एडजस्टमेंट्स के बाद अपनी कैपिटल वापस लेने का राइट होता है। इस देय राशि यानी जो अमाउंट उसे दिया जाएगा फर्म के थ्रू, उसका कैलकुलेशन करने के लिए कुछ चीज़ें जो है वो एडजस्ट करना पड़ती है, देखनी पड़ती हैं और कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो वो सब क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। रिमेनिंग पार्टनर्स के फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कैलकुलेशन, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो सेक्रीफाइस करके जाता है, यानी वो शेयर वो छोड़ के जाता है और वो छोड़ा हुआ शेयर जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, सो वो कैलकुलेशन करना, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कैलकुलेशन करना इम्पॉर्टेंट होता है। देन जैसा कि हम एडमिशन के टाइम या रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए करते हैं, हमें
एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करना होता है। फॉर दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ओके तो रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हो वो सभी पार्टनर्स अलॉन्ग विथ रिटायरिंग पार्टनर सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होता है। नेक्स्ट थिंग, जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं या जनरल रिजर्व्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। देन गुडविल का कैलकुलेशन एंड उससे रिलेटेड अकाउंटिंग का वर्क होता है। रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पेबल है उस पेबल अमाउंट का कैलकुलेशन होता है। देन पेबल अमाउंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्म किस अकॉर्डिंग पे करेगी ये चीज़ डिसाइड की जाती है। एंड पेबल अमाउंट का पेमेंट किस अकॉर्डिंग किया जाएगा, लमसम पेमेंट होगा या पार्शियल पेमेंट होगा, कुछ कैश में पे होगा, कुछ क्रेडिट में, या कोई अकाउंट ओपन होगा, यानी क्या मेथड और सिस्टम रहेगा ये भी इसके थ्रू डिसाइड किया जाता है। तो हम कुछ और पार्ट थ्योरी का पढ़ते हैं यहाँ पर। अकाउंटिंग का जो वर्क है, चाहे पार्टनर का रिटायरमेंट हो या पार्टनर की डेथ हो, दोनों ही कंडीशन में अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सेम है। बट यहाँ हमें थोड़ा थ्योरी पार्ट साझेदार की मृत्यु से संबंधित भी करना है। ओके सो एक पर्सन की डेथ जो है वो बहुत अनसर्टेन होती है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। कभी भी कोई पर्सन जो है वो उसकी डेथ हो सकती है। तो ऐसे में पार्टनरशिप फर्म में भी हो सकता है कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाए और ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कभी भी हो सकता है। ठीक है, रिटायरमेंट तो एक तरीके से प्लान भी किया जा सकता है कि जो अकाउंटिंग ईयर है उसके एंड में रिटायरमेंट लिया जाए ताकि अकाउंटिंग का जो वर्क है वो स्मूथली हो जाए। बट डेथ अनसर्टेन होती है, वो अकाउंटिंग ईयर में कभी भी हो सकती है। ओके सो ऐसी कंडीशन में कभी अगर ईयर के मिड में यानी साल के बीच में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसे ये मान के उसकी एंट्रीज़ या उसके एडजस्टमेंट किए जाते हैं कि एक पार्टनर ने ईयर के मिड में पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले लिया है। ओके सो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाने के बाद भी रिमेनिंग बचे पार्टनर्स फर्म को पहले जैसे ही चलाना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म के बिज़नेस को, तो उस कंडीशन में वो न्यू फर्म क्रिएट कर सकते हैं, यानी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, न्यू पार्टनरशिप डीड क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को रन कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो अकाउंट्स हैं पुरानी फर्म के वो उसी अकॉर्डिंग सेटल किए जाते हैं, उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट किए जाते हैं जैसे रिटायरमेंट के टाइम किए जाते हैं। ओके और फिर न्यू पार्टनरशिप डीड क्रिएट करके न्यू फर्म का क्रिएशन कर लिया जाता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें कि पार्टनरशिप की डेथ और रिटायरमेंट के टाइम अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस है या नहीं, तो सिर्फ 2 डिफरेंस है यहाँ पर। फर्स्ट थिंग कि एक पार्टनर जो है जो रिटायरमेंट अगर लेना चाहता है तो वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में रिटायरमेंट ले सकता है। बट डेथ अनसर्टेन है, वो अकाउंटिंग ईयर के एंड होने का वेट नहीं करती, तो वो कभी भी किसी पार्टनर की डेथ हो सकती है, मिड ईयर में भी हो सकती है। ओके सो जब अकाउंटिंग ईयर एंड होता है या एंड की कंडीशन में रिटायरमेंट लिया जाता है तो वो काफ़ी कन्वीनियंट होता है, क्योंकि सीधे सीधे पूरे साल के कैलकुलेशंस यानी पूरा ईयरली कैलकुलेशन चलता है उसमें, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। बट डेथ अगर मिड ईयर में होती है या कभी भी हो जाती है साल के बीच में, तो ऐसी कंडीशन में कैलकुलेशंस जो हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि पार्टनर की डेथ होने की कंडीशन में यानी जितने मंथ हुए हैं उस मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ता है, उतने ही मंथ का सैलरी का कैलकुलेशन करना पड़ता है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ता है, यानी थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में।
सेकंड थिंग, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना सेटलमेंट, अपने अकाउंट का हिसाब किताब वगैरह खुद कर लेता है, ठीक है। जबकि जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो भी हिसाब किताब है वो उसका लीगल एग्जीक्यूटर करता है। ऐसे में जो भी अमाउंट पेबल है वो एग्जीक्यूटर को चुकाना पड़ता है, जबकि रिटायरमेंट में पार्टनर खुद अपना अमाउंट लेकर फिर रिटायर होता है, ठीक है। अब वो नेक्स्ट थिंग है, मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि, अमाउंट पेबल टू लीगल एग्जीक्यूटर और डिसीज्ड पार्टनर। तो डिसीज्ड पार्टनर के लीगल एग्जीक्यूटर को कौन कौन सा अमाउंट पे किया जाता है? फर्स्ट थिंग, डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल, उसके शेयर की यानी उसके हिस्से की गुडविल, देन लास्ट जो बैलेंस शीट प्रिपेयर किया था उससे लेकर डेथ के डेज तक की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, यानी जो भी चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उन्होंने डिसाइड कर रखी है वो सब चीज़ें उन्हें उतने मंथ के लिए देनी पड़ती है जितने मंथ तक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर रहा। देन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हुआ है तो उसमें से प्रॉफिट का पार्ट, और ऑब्वियसली लॉस है तो माइनस भी होगा। देन करंट अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व है तो उसका शेयर। देन बिजनेस का, उसकी डेथ होने तक का जितना भी बिजनेस हुआ है फर्म का उसमें प्रॉफिट अगर हुआ है तो उस प्रॉफिट का पार्ट। अगर पार्टनर्स की जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इंश्योरेंस कंपनी से जो डेथ होने की कंडीशन में अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट का पार्ट, ठीक है। तो ये वो सारे अमाउंट्स हैं जो कि डिसीज्ड पार्टनर के लीगल एग्जीक्यूटर को दिए जाते हैं, ओके। इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि माइनस भी करनी पड़ती है। डेथ के टाइम तक में अगर उस पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स किया हो यानी कुछ अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए निकाला हो, या उसके करंट अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस दिया हो, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट का अमाउंट अगर हो तो वो भी, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस कैलकुलेट होता है तो वो, और अगर डेथ की कंडीशन तक में बिजनेस को कोई लॉस हो रहा है तो लॉस का शेयर, ये उसके कैपिटल के अमाउंट में से माइनस करना पड़ता है, ओके। सो डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और अकॉर्डिंगली डेबिट एंड क्रेडिट करके अमाउंट्स को जो फाइनल बैलेंस निकलता है कैपिटल अकाउंट का वो लीगल एग्जीक्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है, ओके। तो ये तो था डेथ ऑफ पार्टनर और कौन कौन सा अमाउंट पे करना पड़ता है एग्जीक्यूटर को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन या डेथ की कंडीशन में जो भी एडजस्टमेंट फर्म के थ्रू किए जाते हैं वो क्या होते हैं और उन्हें कैसे किया जाता है, ओके। तो रिटायरमेंट और डेथ की कंडीशन में सबसे पहले जो कैलकुलेशन किया जाता है वो होता है शेष साझेदारों के भावी लाभ विभाजन का अनुपात, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है तो रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना शेयर फर्म में ही छोड़ के जाता है, तो उसका जो शेयर है वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिवाइड हो जाता है। सो ऑब्वियसली एक पार्टनर के रिटायर होने की कंडीशन में उसका जो शेयर है वो बाकी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे आपको ध्यान होगा लास्ट चैप्टर में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उस चैप्टर में न्यू पार्टनर के एडमिट होने की कंडीशन में बाकी के जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपना अपना शेयर सेक्रीफाइस करते थे उसके फेवर में, तब जाके उसका शेयर क्रिएट होता था। वैसे यहाँ उसका जस्ट अपोजिट, जब ओल्ड पार्टनर्स जो एक पार्टनर रिटायर होता है वो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स के फेवर में सेक्रीफाइस करके जाता है और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके शेयर में चेंज आ जाता है।
अब उसमें कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं और कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है, कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, ये चीज़ हम तब डिटेल में समझेंगे जब हमें सम करने होंगे। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम समझते भी जाएंगे और कैलकुलेशन भी करते जाएंगे। ओके, तो ये तो था कि रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना। नेक्स्ट थिंग, संपत्ति व दायित्व का पुनर्मूल्यन यानी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, उस कंडीशन में भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना इसेंशियल होता है। उसी टाइप से जब एक पार्टनर रिटायर होता है तब भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करना इसेंशियल होता है, क्योंकि रिवैल्यूएट करने पर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को या तो फर्म को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो अगर बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रिटायरिंग पार्टनर ये चाहेगा कि उसे उसका शेयर प्रॉफिट का मिले, बिकॉज फर्म के रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट या लॉस पे उसका भी राइट है। और अगर लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली सभी पार्टनर्स चाहेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर भी उस लॉस को शेयर करें, एंड इसलिए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है अविभाजित लाभ या हानि का विभाजन, शेयरिंग ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स और लॉसेस और जनरल रिजर्व। ठीक है, अगर फर्म में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिवाइडेड प्रॉफिट और लॉसेस हैं तो पार्टनर के रिटायर होने से पहले सभी पार्टनर्स के बीच में उस प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड कर दिया जाता है। न्यू फर्म के बैलेंस शीट में इसे शो नहीं किया जाता, क्योंकि इसे राइट ऑफ कर दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। ओके, सो इन सभी कोशों को, इन सभी जो अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं, इन्हें डिवाइड करना भी ज़रूरी होता है रिटायरिंग के टाइम पर। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी फंड्स होते हैं जो कि जिन्हें विभाजित या डिवाइड नहीं किया जा सकता है, यानी फर्म के जो भी फंड्स होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक इंटरनल फंड्स और एक एक्सटर्नल फंड्स। इंटरनल फंड्स जो हैं वो डिविजिबल होते हैं, यानी जिन्हें पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जा सकता है, जबकि एक्सटर्नल फंड्स जो हैं वो अनडिवाइडेड होते हैं, जिन्हें कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के कंडीशन में डिवाइड नहीं किया जाता। ये फर्म के एसेट्स ये फर्म के बैलेंस शीट में शो होती हैं। ठीक है, एक बार मैं एक लिस्ट बता देती हूँ आपको, डिवाइडेड और अनडिवाइडेड फंड्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजिबल फंड्स, इसमें आ जाएगा आपका सामान्य संचय यानी जनरल रिजर्व, कर्मचारी दुर्घटना कोष यानी वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, विनियोग उच्चावचन कोष इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, पूंजी संचय कैपिटल रिजर्व, बीमा कोष इंश्योरेंस फंड, आपातकालीन निधि कोष इमरजेंसी फंड्स, आकस्मिकता कोष कंटिंजेंसी रिजर्व, लाभ हानि खाता का जमा कोष क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। देन बाहरी दायित्व कोष या अविभाजनीय कोष यानी अनडिविजिबल फंड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट है कर्मचारियों की भविष्य निधि यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, मूल्यह्रास कोष यानी डेप्रिसिएशन फंड, स्टाफ पेंशन कोष यानी स्टाफ पेंशन फंड एंड कर्मचारियों का बचत खाता यानी एम्प्लॉयज़ सेविंग बैंक अकाउंट। ओके, हालांकि जो डेप्रिसिएशन फंड है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी से रिलेटेड नहीं होते, बट ये अनडिविजिबल इसलिए होते हैं क्योंकि इसे लाइबिलिटी साइड पर शो किया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा अविभाजित लाभ या हानि का विभाजन या शेयरिंग ऑफ अनडिविजिबल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एंड साथ ही साथ ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस फंड्स ऑन रिटायरमेंट। इसके आगे बाकी के जो एडजस्टमेंट हैं उनका थ्योरेटिकल पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक यू।